फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर कैसे वर्क करता है, पावर फैक्टर कितने तरह के होते हैं, और फ्रेंड्स इसके कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे और इसे कैसे इम्प्रूव करते हैं और इससे क्या बेनिफिट या फिर लॉस है। तो इस सब के विषय में इस वीडियो में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ बने रहिए और सीखिए कुछ नया। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने शायद सुना होगा इसी सर्किट के केस में पावर फैक्टर, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, V इक्वल टू आर आई। ऐसा आपने कहीं ओम्स लॉ के डिफिनेशन में या फिर कहीं आपने ऐसा एक ये समीकरण इक्वेशंस को देखा होगा, ठीक है। तो अगर हमें इसे पावर निकालना हो तो पावर कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है फ्रेंड्स, DC केस में, AC केस में। तो मान लीजिए हमें AC केस में पावर निकालना होगा तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी आई। अगर DC केस में पावर निकालना हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। ये देखिए फ्रेंड्स कहाँ डिफरेंट आ जाता है। यहाँ पर AC केस में कॉस फाई लग जा रहा है जबकि DC केस में नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है पावर फैक्टर इंक्लूड हो जाता है आपके पावर के इक्वेशंस में। केवल ये AC केस में होता है, DC केस में नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स इस सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो होता क्या है AC केस में, ये आपका एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन पे ये ऐसा मूव कर रहा है आपका एक वोल्टेज, ठीक है, और कहीं इस तरह से मूव कर रहा होगा यहाँ पर कोई करंट, ठीक है। सेम केस लेते हैं DC केस में, तो यहाँ पर ये लीनियर विदाउट वेरिएशन के साथ ये मूव करेगा वोल्टेज, और ये रहेगा, ये वोल्टेज है तो ये क्या हो गया, करंट हो गया। उसी तरह ये वोल्टेज है तो ये क्या हो गया, करंट हो गया। ये करंट लाइन है, ये वोल्टेज लाइन है। फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, यहाँ पर DC केस में यहाँ पर ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल चेंज हो रहा है, और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखिए प्लस और माइनस का केस में देखिए ये प्लस में ही मूव हो रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि ये वेरी कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, ये टाइम लाइन है आपका, तो टाइम लाइन के अकॉर्डिंग ये वेरी भी नहीं कर रहा है और ये अपने अपने डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। DC केस हम देख पा रहे हैं इन फेज है, मतलब एक के ऊपर एक फेज, ऐसे एक ही लाइन में जा रहे हैं, करंट भी उसी लाइन में है, वोल्टेज भी उसी लाइन में है। AC केस में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ डायरेक्शन मूव हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ और वैल्यू था, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो गया, ठीक है, चेंज हो जा रहा है। और इसका आपस में एंगल भी है वोल्टेज और करंट का, इसके बीच तो 0 डिग्री एंगल है, तो cos 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ये लिखते हैं, लेकिन इसके बीच में कुछ एंगल है। एंगल क्या है, ये cos फाई एंगल है, और फाई एंगल के वैल्यू डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का लोड है, रेजिस्टिव है, कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है, उस सब के डिपेंड करता है। यहाँ पर रेजिस्टिव के केस में इन फेज है, मतलब कि क्या, ये जो इसका पिक पॉइंट है, यानी कि ये इसका मैक्सिमम बिंदु है, वो अपने अपने टाइम पर बराबर एक ही टाइम पर पहुँचते हैं अपने अपने पिक पॉइंट, ठीक है। ये घट बढ़ रहा है तो ये भी उसी समय बढ़ेगा, ये घट रहा है तो एक ही उसी समय, ये 0 हो रहा है उसी समय वो भी 0 होगा, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली पावर फैक्टर का रोल आता है। दोनों रेजिस्टिव केस के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इंडक्टिव और कैपेसिटिव के बारे में अभी मैंने जिक्र नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए अगर इसे डिफाइन करते हैं पावर फैक्टर को, तो कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है फ्रेंड्स। वोल्टेज और करेंट का जो कोसाइन वैल्यू होता है वही उसको पावर फैक्टर कहते हैं, सिंपल सा। वोल्टेज और करेंट के बीच का जो फेज एंगल होता है, यानी कि एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट ऑफ कोसाइन वैल्यू इज कॉल्ड पावर फैक्टर। कोसाइन वैल्यू यानी कि कॉस वैल्यू, कोसाइन वैल्यू यानी कि कॉस वैल्यू। तो वोल्टेज और करेंट के बीच अगर कोई कॉस वैल्यू देखने को मिलता है एंगल का, तो वो पावर फैक्टर कहलाता है। AC केस में ही होता है फ्रेंड, DC केस में नहीं होता है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि AC केस में इसके बीच कोई एंगल नहीं बनता है, DC केस में भी इसके बीच कोई एंगल नहीं बनता है। वोल्टेज और करंट ये भी देखिए साथ साथ मूव हो रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा है। एंगल कैसे नहीं बन रहा है, ये इन फेज है,
इसके पिक, ये अपने पिक पॉइंट पे जब जाता है ये भी अपने पिक पॉइंट पे जाता है, ये अपने जीरो पर जाता है ये भी जीरो क्रॉसिंग पे जाता है, फिर ये अपने पिक पॉइंट पर जाता है ये भी पिक पॉइंट पे। सेम ये टाइम पे डायरेक्शन को चेंज करते हैं और मैग्नीट्यूड अपने अकॉर्डिंग चेंज होते करते हैं और अपने दोनों के बीच का एंगल चेंज नहीं करते हैं, मतलब एज इट इज़ रखते हैं। सेम इसमें भी यही है, ठीक है। लेकिन ये किस केस में होता है? आइडियल केस में होता है। ये किस केस में होता है? आइडियली केस में होता है। आइडियल केस में AC इन फेज होता है, AC में जो पावर होता है cos फाई के वैल्यू 0 होता है, लेकिन प्रैक्टिकली केस ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली केस में वोल्टेज और करंट के बीच कुछ एंगल रहता ही रहता है और इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ता है पावर फैक्टर को समझने की। ओके, तो ये था AC का और ये था DC का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए कुछ और भी इसमें देख लेते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखते हैं कि आप कुछ एक डायग्राम बना के बताता हूँ। तो होता क्या है, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। अब हमने यहाँ पर फाई वैल्यू सेंड कर दिया, ये I है, तो ये क्या हो गया? I cos फाई, और ये क्या हो गया? I sin फाई, ठीक है। ये क्या आप देख पा रहे हैं? आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? पावर फैक्टर है। ये क्या है? पावर फैक्टर है। मतलब I के वैल्यू अगर कम की ओर होगा, मतलब I के वैल्यू अगर नेगेटिव की ओर जाएगा तो क्या होगा? ये लीडिंग टाइप का होगा। I के वैल्यू पॉजिटिव की ओर जाएगा तो ये लैगिंग टाइप का होगा। ये I की वैल्यू, ये I sin थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करता है इसका पावर फैक्टर लीडिंग होगा या लैगिंग होगा। क्या है लीडिंग लैगिंग बताऊंगा आपको। एक और आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, सिमिलर है, बस रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर तरीका थोड़ा डिफरेंट कर देंगे मैं। ये क्या हो गया? VI cos फाई, और ये क्या होगा? VI, और ये क्या हो गया? VI sin फाई। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर एंगल हो गया, कितना बन रहा है एंगल। तो ये क्या हो गया? VI cos फाई जो है ये रियल पावर है। मतलब कि अगर आपका कोई कंपोनेंट है AC केस में यूज़ हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक कोई ये फ़ैन है, ये फ़ैन अगर AC से हम यूज़ करेंगे तो इसके बीच का एंगल कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये रियल पावर है, ये यहाँ पर रियल पावर कंज्यूम होगा, ठीक है। ये रियल पावर कंज्यूम करेगा। VI cos फाई क्या है? इस वैल्यू से आप निकालेंगे तो रियल पावर कंजप्शन मिलेगा आपको। अगर इस वैल्यू से निकालते हैं तो ये रिएक्टिव पावर है, ठीक है। ये कौन सी पावर है? रिएक्टिव पावर है, अगर इस वैल्यू से निकालेंगे तो। ओके, अगर आप इस वैल्यू से निकालेंगे तो ये अपेरेंट पावर है, ठीक है। यानी कि क्या होगा? यही पावर फैक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ये भी पावर फैक्टर रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या बताया आपको? यहाँ समझने वाली क्या बात है कि ये देखिए, ये जो cos फाई है, ये जो cos फाई है, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मतलब ये जो I है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये I sin फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह VI है अपेरेंट पावर, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? VI cos फाई के ऊपर डिपेंड। मतलब कि ये नीचे की ओर जाते जाएगा तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि रिएक्टिव पावर यानी VI sin फाई के वैल्यू, ये जो लाइन है इस लाइन की वैल्यू कम होते जाएगी, तो अपेरेंट पावर और रियल पावर आपस में एक जैसा होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ये ऐसा करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए ये लाइन, तो एक्चुअल पावर ही उसका अपेरेंट पावर रह जाएगा। यही तो है पावर फैक्टर फ्रेंड्स। अब हम पावर फैक्टर को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? cos फाई इक्वल टू क्या होता है? cos फाई इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। आपको तो ये बेसिक है ट्रायंगल का। तो बेस बाय हाइपोटेनियस यानी बेस हमारा क्या है? VI cos फाई, हाइपोटेनियस क्या है? VI। ओके, क्रॉस कर दिए, क्या निकला? cos फाई। यही तो मैं आपको बता रहा था। ये और ये, इसमें इसका तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन इसका इनडायरेक्टली रोल है। आप देख पा रहे हैं VI cos फाई आया, cos फाई वैल्यू आया ना जो हम निकालना चाह रहे थे। यही तो है इसका पावर फैक्टर। यानी कि अगर कोई पावर फैक्टर के बारे में बोलेगा तो क्या है? ये cos फाई है। किसका cos फाई है? वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का ये cos फाई है, ठीक है। DC केस में तो होता नहीं है, आपको मैंने बता दिया क्योंकि DC केस में वोल्टेज और करंट के बीच एंगल 0 बनता है, इसलिए नहीं होता है। लेकिन AC केस में ये होता है। ये तो छोटा सा डिफरेंट बता रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसे मिटा लेते हैं।
अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि अगर ये इंडक्टर है L, इसे आप AC देते हैं और ये इंडक्टर है इसे आप DC देते हैं, तो दोनों केस में एंगल क्या होगा? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं जल्दी से। AC केस में क्या होगा फ्रेंड? चलिए पहले DC केस में देख लेते हैं। DC केस में क्या होगा? इसमें अगर वोल्टेज और करंट जब मूव होगा तो ये मान लीजिए वोल्टेज है तो ये मान लीजिए करंट है, ऐसा रहेगा। AC केस में क्या होगा? AC केस में क्या होगा फ्रेंड्स? जैसे ये वोल्टेज है तो ये क्या है? करंट है, ठीक है। AC केस में ऐसा हो रहा है, ये अपने पिक वैल्यू पे गया और ये अपने पिक वैल्यू पे गया, उसी तरह ये। तो AC केस में क्या होता है? देख रहे हैं एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन DC केस में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये था AC केस, L मतलब इंडक्टर केस में, और ये है भी इंडक्टर केस ही है, लेकिन ये DC केस DC हमने लिया है, तो कुछ ऐसा ये मूव हो रहा है। यानी कि ये किस टाइप का पावर फैक्टर है? ये लैगिंग टाइप का पावर फैक्टर है। यहाँ लैग हो रहा है। क्या लैग हो रहा है? यहाँ पर करंट लैग हो रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज है तो ये करंट है, तो करंट क्या हो रहा है? 90 डिग्री पीछे से मूव कर। मतलब जब देखिए ये जब अपने पीक पॉइंट पर था V वोल्टेज, तो इस समय ये क्या था? 0 पर था, ठीक है। और उसी तरह से आपको इसी तरह आगे हमेशा आपको यहाँ पर लैगिंग ही मिलेगा। मतलब करंट क्या हो जा रहा है? पीछे हो जा रहा है, वोल्टेज आगे हो रहा है, तो ये क्या है? लैगिंग है, ठीक है। तो हमने क्या जाना? पावर फैक्टर किस टाइप का होता है? लैगिंग टाइप का होता है, लैगिंग पावर फैक्टर। हमने यहाँ पर कैपेसिटर को ऐड कर दिया है। अब यहाँ DC केस है, ये AC केस है, सेम। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। फिर से ड्रॉ कर लेंगे एक टाइमलाइन, और ये हमने रख दिया एक वोल्टेज, और हमने यहाँ पर रख दिया वोल्टेज, ठीक है। DC केस में क्या होगा? ये करंट इन फेज रहेगा, वोल्टेज इन फेज रहेगा आपस में, लेकिन करंट का क्या होगा? करंट लीड करेगा, ठीक है। करंट क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर लीड कर रहा है, यानी कि ये जो है 90 डिग्री आगे, मतलब ये अपने पीक पॉइंट पर पहले पहुँच रहा है, और इस समय ये 0 पर ही रहता है जिस समय ये अपने पीक पॉइंट पर पहुँचा रहता है। यानी ये जो करंट है वो क्या कर रहा है? पहले आ रहा है और वोल्टेज पीछे हो जा रहा है, लैग हो जा रहा है। ये किस केस में हो रहा है? कैपेसिटर केस में। यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे, कौन सा पावर फैक्टर है ये? लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने लैगिंग पावर फैक्टर जाना, हमने लीडिंग पावर फैक्टर जाना। एक और पावर फैक्टर है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। रेजिस्टर डाल देते हैं, और हम एक DC में भी रेजिस्टर डाल देते हैं। अब ये दोनों रेजिस्टर हैं, यानी कि R और R। अब इस केस में क्या होगा? चलिए देख लेते हैं टाइमलाइन। इस टाइमलाइन में ये वोल्टेज है, और यहाँ पर ये भी वोल्टेज है, हमने वोल्टेज दे दिया। अगर रेजिस्टिव केस में क्या होता है? DC केस में, DC में होता है इन फेज, करंट और वोल्टेज आपस में इन फेज रहते हैं। लेकिन AC केस में क्या होगा? AC केस में भी यहाँ पर इन फेज ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर करंट हो गया, ठीक है, इन फेज ही रहेगा। लेकिन ये आइडियल केस के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। एक्चुअल में रेजिस्टिव लोड में भी कुछ ना कुछ इंडक्टिव लोड रहता ही रहता है। आइडियली एक ऐसा केस है जिसमें ये आपस में इन फेज रहते हैं। अदरवाइज़ अगर आइडियल केस को कंसिडर ना करें तो ये कुछ ना कुछ इसमें लैगिंग बिहेवियर आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें रजिस्टर में कुछ इंडक्टर रहता ही रहता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको समझना होगा। तो यहाँ पर 3rd नंबर में क्या है? यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये था सबसे बेसिक चीज़ था पावर फैक्टर के बारे में, आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। और भी एक तरीका है इसे रिप्रेजेंट करने का। लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होगा? देखिए एंगल तो बन रहा है ये वोल्टेज और करंट के बीच, ये है लैग। उसी तरह जब यहाँ एंगल इस तरह का बनेगा तो ये क्या होगा? लीडिंग। क्या कर रहा है यहाँ पर? लीड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लीडिंग और लैगिंग कैसे डिसाइड कर रहे हैं? हम वोल्टेज को रेफरेंस मान रहे हैं और करंट को हम देख रहे हैं कौन सा लैग कर रहा है। करंट लैग कर रहा है, लैगिंग। करंट लीड कर रहा है, लीडिंग, ठीक है। और एक और है वोल्टेज करंट, ये हो गया यूनिटी। यहाँ पर phi = 0, यूनिटी, ठीक है।
तो ये 3 तरीके से ऐसे भी हम यहाँ पर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगर आप इस तरह का डायग्राम देखो तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि ये पावर फैक्टर में बता रहा है और क्या बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, अगर साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव रहा तो बोल सकते हैं लीडिंग, अगर साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव रहा तो बोलेंगे लैगिंग। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पर पावर फैक्टर पर कुछ नए तरीके से सोचते हैं। फ्रेंड्स, क्या होगा अगर पावर फैक्टर का वैल्यू कम हो जाएगा और क्या होगा अगर पावर फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अगर लीडिंग केस में क्या होगा, लैगिंग केस में क्या होगा, इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, पावर फैक्टर का वैल्यू अगर कम होता है तो क्या क्या नुकसान है। यानी कि फ्रेंड्स, आपके घरों में जो भी बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसका पावर फैक्टर 0.8, 0.95 ये समथिंग इसके बीच रहता है, और ये और घटते जाएगा तो बहुत डेंजरस सिचुएशन आ सकता है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। होता क्या है, सबसे पहले नुकसान होता है, सबसे पहले लॉसेस क्या है, लोड करेंट इंक्रीज़ करेगा। क्या होगा, लोड करेंट बढ़ेगा। पहला मतलब पावर फैक्टर लैगिंग होने के कारण, पावर फैक्टर की वैल्यू घटने के कारण क्या होता है, लोड करेंट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, लोड करेंट इंक्रीज़ होगा। कैसे लोड करेंट इंक्रीज़ होगा, इसके बारे में एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई ट्रांसफार्मर है, उसका जो रेटिंग है आपको पता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है KVA में होती है, तो इसको मान सकते हैं 1000 या फिर 10। ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है, मान लीजिए 10 KVA। ट्रांसफार्मर रेटिंग KVA में होती है क्योंकि ट्रांसफार्मर भी डिपेंड करता है पावर फैक्टर पर। क्या क्यों डिपेंड करता है, क्यों ऐसा मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और ये 100 वोल्ट पर, एट 100 या फिर चलिए 100 वोल्ट कंसिडर कर चलते हैं, 100 वोल्ट पर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इफ़ पावर फैक्टर इक्वल टू 1, उस केस में पावर कितना ड्रॉ करेगा, I इक्वल टू P बाई V cos फाई। ये फार्मूला कहाँ से आया फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे, बहुत सिंपल है। जैसे कि P इक्वल टू VI cos फाई, फार्मूला मैंने आपको बता चुका है, ये फार्मूला आप जानते हैं। तो उसी को हमने क्या किया है कि I का वैल्यू यहाँ से ले लिया है, तो I इक्वल टू इतना हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 100 इंटू, क्योंकि cos फाई की वैल्यू तो 1 है तो इंटू 1 कर देंगे, और ये V की वैल्यू 100 था तो 100 लिख दिया, और V की वैल्यू 1000 था क्योंकि 10 KVA है ना, 10 KVA में यहाँ पर 10,000 हो गया उसके हिसाब से। हाँ, तो हमने ऐसे लिख दिया, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से यहाँ क्रॉस कर देंगे, 2 0 2 करेगा और कितना आएगा, 100 एम्प्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं जिसमें पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 लिया हमने। उस केस में क्या होगा, सेम ये फॉर्मूला लगाएंगे, I इक्वल टू P बाई V cos फाई। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर उसी तरह 10,000 बाई 100 इंटू 0.8। सेम लिखा है, केवल हमने पावर फैक्टर का वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दिया, 1 से चेंज करके 0.8 कर दिया। अब यहाँ पर पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगा, सॉरी करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 125 एम्प्स। वो कुछ समझ में आया फ्रेंड्स, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। डेफिनेटली आप कहेंगे ये जो है ये ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पावर फैक्टर का वैल्यू कम है। अगर पावर फैक्टर का वैल्यू 1 रहता या 1 के नियर रहता तो इसकी वैल्यू इसके नियर रहती। तो 125 कहाँ 100 एम्पियर, यहाँ 25 एम्पियर ज़्यादा इससे एक्सपेंड हो रहा है। तो अगर आप पावर फैक्टर मेंटेन नहीं करेंगे घर पर तो क्या होगा, ये वैल्यू आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो आपको इस वैल्यू का चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि आपका मीटर तो यही वैल्यू दिखाएगा, 125 एम्प्स के अकॉर्डिंग आपका वाट दिखाएगा। क्योंकि वाट आवर जो मीटर होता है इसमें क्या दिखाता है, एनर्जी दिखाता है, यानी कि kWh दिखाता है, मतलब किलो वाट आवर दिखाता है, यानी कि वाट यानी कि V इंटू आई इंटू एच। तो ये आपका इस तरह से 125 को मल्टीपल में बढ़ते जाएगा आपका पावर, आपको इसका चार्ज देना पड़ता है। और क्या क्या नुकसान है चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये तो हुआ लोड करंट इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या है यहाँ पर, लॉस
भी बढ़ेगा। यहाँ पर क्या बढ़ेगा, लॉस भी बढ़ेगा। लॉस क्या होगा, I²R में बढ़ेगा। यानी कि अगर आप, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि वहाँ पर उसके सिचुएशन में क्या था कि करेंट की वैल्यू बढ़ गया यानी पावर फैक्टर की वैल्यू घट गया तो करेंट की वैल्यू बढ़ गया। तो करेंट की वैल्यू बढ़ गया तो आप देख रहे हैं ये I²R है तो ये उसके स्क्वायर में बढ़ेगा, यानी कि लॉसेस भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। कहीं भी लॉस जो होता है जनरली I²R से ही कैलकुलेट करते हैं। करेंट लॉस जो भी कॉइल में जो भी लॉसेस होते हैं अधिकतर, तो ये I² से कैलकुलेट करते हैं। तो ये लॉसेस भी आपको बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है P = VI cos ∅, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं cos ∅ = P/VI। इससे क्या मिलता है हमें, I = 1/cos ∅। I = 1/cos ∅, क्योंकि P और V कांस्टेंट होने के केस में। अभी आपको इस इक्वेशन से क्या देखने को मिलता है, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा है। अगर cos ∅ की वैल्यू घटेगा, मतलब कि पावर फैक्टर घटेगा, तो यहाँ करंट की वैल्यू उसके मतलब प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा। cos ∅ की वैल्यू घटने से करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ भी आप अगर cos ∅ की वैल्यू कम किया आपने तो करंट की वैल्यू बढ़ेगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगा तो देखिए इस तरह के लॉसेस बढ़ेंगे। लोड करंट आपको मैंने इससे पहले वाला एग्जांपल में समझाया था, दिखाया था कैसे ये कितना पॉइंट भर का 0.2 का डिफरेंट होने से 25 एम्पीयर का आपको एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, ये छोटा जानकारी था और मैं बताता हूँ। और क्या है इसमें, ओवर हीटिंग ऑफ इक्विपमेंट, ये भी एक प्रॉब्लम है ही सही। ओवर हीटिंग के बारे में क्या कहना है आपका, क्या समझे ओवर हीटिंग? फ्रेंड्स, कोई ट्रांसफार्मर या फिर आपका मान लीजिए आपके घर में फ्रिज है, कूलर है, कोई भी पंखा है, तो सब में क्या है, कॉइल है तो करंट बहेगा। तो सेम इस पे आप आ जाइए I²R, यानी कि हीट का फॉर्मूला क्या, हीट का फॉर्मूला H = I²RT जूल। मतलब आप सिंपल देख रहे हैं, ओवर हीट होगा, मतलब हीट कैसे बढ़ेगा, करंट के बढ़ने से। क्योंकि यहाँ पर करंट तो पावर फैक्टर घटने से करंट तो बढ़ रहा है, और करंट बढ़ेगा, टाइम आपका बढ़ेगा तो हीट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। किस में बढ़ेगा, जूल में बढ़ेगा। ये ओवर हीटिंग प्रॉब्लम आपका ट्रांसफार्मर में, आपके फ्रिज में, जहाँ ट्रांसफार्मर या फिर इंडक्टिव सर्किट यूज़ किया गया है, इंडक्टिव कंपोनेंट यूज़ किया गया है, वहाँ आपको ये लॉसेस ताज़ा देखने को मिलेंगे और ये ओवर हीट होगा और कुछ समय में यह जल जाएगा। ये इतने लॉस हैं इसके। और मैं बताता हूँ आपको फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ कलेक्ट करके। चौथा नंबर क्या है, साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। साइज ऑफ कंडक्टर, फ्रेंड्स आपको पता है कि ये कंडक्टर है, ये मान लीजिए मैक्सिमम 1 एम्पियर को कैरी करा सकता है, इसकी कैपेसिटी 1 एम्पियर है। और ये पावर फैक्टर करने से क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए 1 से 1.5 हो गया पावर फैक्टर से घटने से, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, साइज ऑफ कंडक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कैसे बढ़ाएंगे, एग्जिस्टिंग चीज़ों में तो आप उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको नया कंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा। अब आपको कॉस्ट बढ़ेगा जिससे, या फिर आपको पहले से ही ये तय करके चलना होगा कि हमारा पावर फैक्टर कम होता है तो हमें ये मोटे साइज़ का कंडक्टर को यूज़ करना पड़ेगा, जो आपके इकोनॉमिक पर काफ़ी असर डालता है। ये भी एक बड़ा सिचुएशन है जो पावर फैक्टर घटने से आता है। और क्या है फ्रेंड्स, KVA रेटिंग ऑफ द मशीन, KVA रेटिंग ऑफ द मशीन, इस पर भी इसका इफेक्ट आता है पावर फैक्टर का, ठीक है। कैसे आता है बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि पावर फैक्टर का वैल्यू कम होने से किसी भी मशीन का रेटेड KW में नहीं होता है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, किसी भी मशीन का जो रेटिंग होता है KW में नहीं होता। जैसे अल्टरनेटर हो गया, आपके ट्रांसफार्मर हो गया, या भी कोई भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई ऐसा चीज़, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को पता ही नहीं होता है कि वो आपके घरों में आप कितना पावर फैक्टर पे यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये KVA में ही देते हैं। इसलिए क्या होता है, आपको मैंने एक फॉर्मूला से बताया था, KVA रेटिंग = 1/cos ∅। सिंपल है, अगर cos ∅ की वैल्यू बढ़ेगा तो KVA रेटिंग बढ़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लो फैक्टर पावर फैक्टर में यूज़ करने पर कोई भी इक्विपमेंट का क्या करते हैं, KVA रेटिंग बढ़ाते हैं। और KVA रेटिंग यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ पर
मशीन का साइज़ भी बड़ा होगा। मशीन का साइज़ बड़ा होगा यानी कि उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो कॉस्ट बढ़ेगा फिर भी लॉस है। आई थिंक ये मेजर लॉस है। यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। ओके, वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सेंडिंग वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज में अंतर। मतलब कि आपने यहाँ कुछ वोल्टेज सेंड किया और यहाँ हमने रिसीव किया, आपने यहाँ से वोल्टेज को ट्रांसमिट किया, यहाँ आपने 24 वोल्ट दिया था, यहाँ हमें मिल रहा है 22 वोल्ट। वोल्टेज रेगुलेशन यही तो कहलाता है। जब भी हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता ही होता है। आपको पता है, क्योंकि इसमें वायर में भी रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये वायर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसका जीरो रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस होता ही होता है, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है। और लो पावर फैक्टर क्या करता है कि इसमें ड्रॉप पैदा करता है। लो पावर फैक्टर ड्रॉप कैसे पैदा करता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको पता है P = VI cos phi, यानी कि I = 1/V। अगर पावर फैक्टर लो हुआ तो करंट की वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। करंट की वैल्यू इंक्रीज होगा तो क्या होगा? वोल्टेज क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलेगा। कहाँ 24 वोल्ट आपने सेंड किया था, कहाँ 22 वोल्ट मिला, कभी कभी 21 वोल्ट भी मिल जाएगा, ये कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, यही सब कारण है पावर फैक्टर के कम होने के। पावर फैक्टर कम होने के ये सब नुकसान हैं, ये सब उनके डिमेरिट हैं। तो आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए अपने घरों में इस तरह का प्रॉब्लम ना आए, पावर फैक्टर हमेशा इंप्रूव रखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि फ्रेंड्स इसी चैनल पे मिलता है आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, हमारे वीडियो के साथ इसी तरह बने रहिए। ओके फ्रेंड्स, अभी तक के लिए थैंक यू।